हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय जी, विज्ञान शिक्षक किसान टकाले बरहानी चंदौली। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, जाति उद्भव। जाति उद्भव क्या होता है, जिसे हम स्पेसिएशन कहते हैं। नई जाति की उत्पत्ति किसी पुरानी जाति से होती है तो उस घटना को हम बोलते हैं जाति उद्भव। दो तरह के जाति उद्भव हो सकते हैं। कोई पुरानी जो जाति है उसके अंदर रूपांतरण हो जाए तो नई जाति बन सकती है, या पहले से उपस्थित समष्टि जो जीवों के समूह होते हैं, पॉपुलेशन होता है, यदि वो एक नई जाति को जन्म देते हैं तो इस तरह नई जाति बनती है। लेकिन शर्त यही है, यहाँ पे देखिए, पहली जो जाति है रूपांतरण के बाद नई जाति बनाएगी, और जाति के समष्टि है वो यदि नई जाति को जन्म देते हैं तो नई जाति बनती है। लेकिन शर्त यही है कि ये जो जाति है न पुराने वाली जातियों से क्या जनन नहीं करेंगे, अंतः प्रजनन नहीं करेंगे, तब ये नई जाति कहलाएगी। ठीक, जब ये मान लीजिए नई जाति बन गई, ये जाति पुरानी जाति के बीच में संकरण नहीं करेगी, जनन नहीं करेगी, तब इनको हम नई जाति मान सकते हैं। जाति की परिभाषा ही है भिन्न भिन्न जातियों के मध्य जनन नहीं होना। यदि भिन्न भिन्न जाति है, यदि जनन नहीं होता है तो कह सकते हैं कि एक नई जाति की उत्पत्ति हुई है। आइए को आपके एनसीईआरटी में दृष्टांत के थ्रू इस टॉपिक को समझाने की कोशिश किया गया। आइए हम भी इसको समझने की कोशिश करें। दृष्टांत में लाल भृंग लिया गया था, वहां 3 फेजेस थे, अवस्था स्थिति थी। पहले स्थिति में लाल भृंग हरे भृंग में बदल रहा था, दूसरे स्थिति में लाल भृंग नीले में बदल रहा था, जो तीसरी स्थिति है वो बताती थी उपार्जित लक्षण कैसे होते हैं, वंशागत लक्षण कैसे होते हैं। पहली स्थिति में प्राकृतिक चयन हुआ था, अर्थात वहां कौवे ने क्या किया था, लाल रंग के भृंग को खा लिया था, क्योंकि लाल रंग के भृंग हरे पत्तियों पे आसानी से दिखाई पड़ जाते थे और हरे वाले भृंग बच जाते थे। इस तरह कौवे ने प्राकृतिक चयन किया था हरे रंग के भृंग को। दूसरे में है आनुवंशिक अपवाह, इसके अंतर्गत दुर्घटनावश लाल रंग के जो भृंग थे सब डेथ कर गए, केवल नीले रंग वाले भृंग बचे। और तीसरे स्टेप में क्या था कि जो लाल वाले भृंग थे भारी भरकम थे, शरीर थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन जिन पत्तियों पे निवास करते थे उनके वृक्षों में पादप रोग लग गया, पत्तियां कम अवेलेबल होने लगी, जिससे उनका विकास कम हो गया और उनका शरीर कम भार वाला हो गया। लेकिन जैसे ही पादप का रूप दूर हुआ वो फिर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। तीसरा जो बताता है कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। इन तीनों में एक बात कॉमन है कि जो परिवर्तन थे बहुत ही छोटे थे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। ये तीनों परिवर्तन थे वो क्या थे आपके, बहुत ही छोटे थे और महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जीवों के स्वरूप में बदलाव लाए थे। जीवों के स्वरूप में छोटे और महत्वपूर्ण परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म विकास की परिभाषा कहलाते हैं। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि जाति उद्भव कैसे हुआ, मतलब जाति का उद्भव कैसे हुआ, ये इस बात से पता नहीं चलता है। जाति का उद्भव तभी हम कह सकते हैं जब भृंग क्या हो, दो अलग अलग समष्टियों में बढ़ जाएं, दो अलग अलग समष्टियों में बढ़ जाएं और दोनों समष्टियां आपस में क्या है, अंतः प्रजनन न करें, तब यह कह सकते हैं कि जाति का विकास हुआ है, अन्यथा होगा नहीं। क्योंकि जाति का तभी कॉन्सेप्ट आएगा जब वो अपने समष्टि के सदस्यों के बीच जनन न करें, तब वह अपने समष्टि से एक अलग जाति का निर्माण कर लेता है। आइए अब इसे उदाहरण देखते हैं, मानते हैं। माना कि जो भृंग थे जिन झाड़ियों पर रहते थे उन झाड़ियों का अत्यधिक विकास हो जाए, पर्वत जैसे क्षेत्रों में वो फैल जाए, उसके उपरांत पत्तियां भी बढ़ेंगी, वृक्षों बढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, लाल भृंग वाले जीव भी क्या होंगे, अत्यधिक मात्रा में बढ़ेंगे। और
वे जहां रहेंगे जीवन भर वहीं से भोजन लेते रहेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। इस तरह वहां बड़े समष्टियों के बीच में जब छोटे छोटे क्या होंगे, समष्टियां भी बन जाती, क्या बन जाएंगी, बड़े समष्टियों के बीच में छोटे छोटे उप समष्टियां भी बन जाएंगी। ये उप समष्टियों में जो नर है और मादा है वो आपस में प्रजनन करेंगे और अपनी विशिष्टता को बढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, दूसरे से करते, ये जाकर के इनसे करेंगे नहीं। ठीक है, ये अपने ही जाति को क्या हो बढ़ावा दिया, यहाँ नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो पाई। आइए मान लेते हैं ये एक उप समष्टि है, ये दूसरा उप समष्टि है। कुछ साहसी कीट उड़ करके दूसरे समष्टि में चले जाएं, या कोई कौवा किसी लाल भृंग को या किसी भी भृंग को उठाकर बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे उप समष्टि में पहुंचा दिया जाए, पहुंचा दें, तो वहां पे वे अप्रवासी कहलाएंगे। और वे अप्रवासी भृंग क्या होंगे, वहां के स्थानीय भृंग से क्या करेंगे, जनन करेंगे। क्या करेंगे, जनन करेंगे। जनन के दौरान नया जीन उस समष्टि में प्रवेश करेगा। क्या करेगा, नया जीन उस समष्टि में प्रवेश करेगा। इसी को बोलते हैं जीन प्रवाह। जीन प्रवाह क्या करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन करने वाले जीव एक समष्टि से जब दूसरे समष्टि में जाते हैं तो जीनों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को बोलते हैं जीन प्रवाह। यहां समझिए, ये एक समष्टि है, ये दूसरा समष्टि है, उप समष्टि या उप समष्टि। एक सदस्य को व्यष्टि बोलेंगे और इनके समूह को समष्टि बोलेंगे। ये जो तीर दिखा रहा है कि ये माइग्रेशन, यहाँ के कुछ यहाँ जीव जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे। तो आने जाने की वजह से जीनों का क्या होगा, प्रवेश होगा, नए जीन आएंगे, इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। इसी आदान प्रदान को हम बोलते हैं जीन प्रवाह। जीन प्रवाह के उपरांत इनके जीन पूल में क्या बदलाव है। जीन पूल क्या होते हैं, मान ले समष्टि है, जितनी भी जातियों के सदस्य उनके जीनों के समूह को हम बोलते हैं जीन पूल। नया जीन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जाएगा तो उनके जीन में परिवर्तन होंगे, और जब परिवर्तन होंगे तो नए जाति के उद्भव का कारण बन सकते। ये जो बदलाव होगा समष्टि में आंशिक रूप से अलग होगा। जीन जो प्रवाह हो रहा है वो आंशिक रूप से अलग जीवों में होगा, लेकिन पूर्ण रूप में अलग नहीं होते हैं। कुछ आंशिक रूप में ही अलग होते हैं। जीन जो प्रवाह होता है कुछ आंशिक रूप जीवों में अलग होंगे, केवल आंशिक रूप से वो अलग होंगे, पूर्ण रूप से वो अलग नहीं होंगे। आइए अब समझते हैं एक चित्र के द्वारा। यहाँ पे दो चीज समझेंगे, भौगोलिक पृथक्करण से नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है और जननिक पृथक्करण से नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। मान लेते हैं जो समूह है, दो बड़े बड़े समूह किसी भौगोलिक रुकावट अर्थात बड़े नदी, सागर या पहाड़ के द्वारा अलग अलग हो जाए। मान लीजिए ये एक समष्टि है, ये समष्टि, ये दोनों नदी के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों समष्टि में पृथक्करण ज्यादा हो गया। इन दोनों में जीन प्रवाह नहीं होगा। जब जीन प्रवाह नहीं होगा तो ये आपस में एक नई जाति बनाने के लिए अग्रसर होगा, यह भी एक नई जाति बनाने के लिए अग्रसर होगा। ये तो हो गया जीन प्रवाह का। नंबर 2, प्राकृतिक चयन भी अलग अलग होंगे। मान लेते हैं किसी समष्टि में चील जो होते हैं वो कौवे को खा जाएं, तो उस एरिया में क्या चयन नहीं होगा। कौवे जो को खा जाएं, तो जब कौवे खा जाएंगे तो लाल भृंग वाले की भी उत्पत्ति होगी और हरे भृंग वाले की भी उत्पत्ति होगी। यहाँ कोई प्राकृतिक चयन नहीं होगा। लेकिन दूसरे ओर में मान लीजिए कौवा अधिक है, जब कौवा अधिक है तो वो लाल भृंग को ज्यादा खाएगा, हरे भृंग को कम खाएगा। तो इस तरह हरे भृंग की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एक प्राकृतिक चयन हुआ है। यदि ये हरे रंग वाले भृंग अपने समूह के लाल भृंग वाले से यदि जन्म नहीं करें, किसी कारणों से जिनके अंदर जन्म नहीं होता है, तो हरे वाले भृंग को हम नई जाति का मान दे सकते हैं, नई जाति कह सकते। आइए ये भौगोलिक जो पृथक्करण है वो क्या करते हैं,
जिन प्रवाह को रोकते हैं साथ साथ प्राकृतिक चयन करते हैं, जिससे क्या होते हैं, नई जाति की उत्पत्ति होती है जो आपस में जनन नहीं करते हैं। और कारण क्या होता है, जननी पृथक्करण। मान लीजिए ये आपस में जीव है, ये एक ही समूह है, यदि ये जीव आपस में क्या होते हैं, जनन ही नहीं करें तो नई जाति की उत्पत्ति मानी जाएगी। और भी कारण क्या है कि डीएनए के अंदर कुछ बदलाव हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या बदल जाए, बदले हुए गुणसूत्रों से युक्त यदि युग्मक बनते हैं उनका संलयन ही नहीं होगा तो कहेंगे कि नई जाति बनी। दूसरा कारण है कि जो अलग अलग जाति होते हैं उनके अंदर जनन काल भी अलग अलग होता है, इसलिए वो आपस में ही जनन कर सकते हैं, किसी अन्य जाति से जनन नहीं कर सकते हैं। और उनके शरीर की बनावट, सेक्स ऑर्गन के बनावट भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि उनके बीच यदि हाइब्रिड हो भी जाता है, संकरण हो भी जाता है, तो जो संतान या हाइब्रिड बनेगा वो क्या होगा, वंध्य होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि नई जाति को उद्भव तभी माना जाएगा जब वो पुरानी जातियों से क्या है, संकरण न करे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, जाति उद्भव। हरे रंग वाला जो भृंग है, किसी कारणवश उसके अंदर शरीर में बदलाव हो जाए तो वो लाल जाति वाले नर के साथ प्रजनन नहीं करे, तब कह सकते हैं कि हरे रंग की जाति के भृंग का विकास हुआ है। ये हो गया आपको क्या, जाति उद्भव। एनसीईआरटी के जो लेसन है आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत एक टॉपिक है विकास एवं वर्गीकरण के बारे में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि विकास और वर्गीकरण क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए समझिए, विकास एवं वर्गीकरण क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों का जो वर्गीकरण है उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है, अर्थात हम लोग जीवों का जो वर्गीकरण करेंगे किस आधार पे करेंगे, विकासी संबंधों के आधार पे करेंगे। इसलिए कह सकते हैं क्या, वर्गीकरण क्या है, विकासी संबंध का प्रतिबिंब है। अब प्रश्न उठता, वर्गीकरण किसे कहते हैं, समानता के आधार पे जीवों को समूहबद्ध करना। किसके आधार, समानता मतलब कुछ जीवों के अंदर कुछ समानता होती है, कुछ विभिन्नताएं होती है, समानताओं के आधार पे जीवों को समूहबद्ध करना ही क्या करते हैं, कहलाता है वर्गीकरण। अब आता है कि जो समान लक्षण वाले जो जीव होते हैं उनको एक समूह में रखा जाता है, जिनके अंदर समानता नहीं होते उनको अलग अलग समूह में रख सकते हैं। तो ये समान लक्षण क्या होते हैं, कौन से समान लक्षण होते हैं, जो जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं पर निर्णय ले सके, या कौन से लक्षण क्या होते हैं, कम महत्वपूर्ण हैं, या कौन से लक्षण अधिक महत्वपूर्ण है, इस व्यक्ति का निर्णय लेना होगा। आइए हम उदाहरण से समझें। इससे पहले हम समझे अपिलक्षण। लक्षण क्या होते हैं, वह आकृति या व्यवहार का वितरण ही क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं विशेष स्वरूप जो बनावट है और विशेष कार्य है, उनको हम कह सकते हैं अभिलक्षण। आइए देखते हैं, जैसे हम लोग देखें हमारे पास 4 पाद हैं, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वे जीव होते हैं जिनके अंदर 4 पाद होते हैं, 2 आगे वाले अग्रपाद, 2 पीछे वाले अग्रपाद। इस तरह के जंतु टेट्रापोडा कहलाते हैं। जैसे आपके उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है। ये क्या है, क्यों एक समानता, इनके अंदर क्या समानता है कि सभी के अंदर 4 पाद हैं, इसीलिए इनको एक समूह में हम रख सकते हैं टेट्रापोडा। नंबर 2 है प्रकाश संश्लेषण। पादपों की विशेष गुण होता है कि वह CO2, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात इस दौरान सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जैसे पादपों में जितने भी हरे पादप होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि उनके क्लोरोफिल होता है।
लेकिन वही एक पादप है कवक, जिसे हम बोलते फंजाई, इनके अंदर क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये समानता है कि जो समान जीव होते हैं जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण को अलग समूह में, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता उसको अलग समूह में हम लोग बांट सकते हैं। और आगे देखें समानता। कुछ जीवों में क्या होता है, समानता होता है, आधारभूत समानताएं होती हैं कि अर्थात संसार के जितने भी जीव है, चाहे पौधा है, पादप है, चाहे जंतु है, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आगे ये बंटवारा है कि कोशिकाओं के अंदर किनमें केंद्रक होता है, किनमें केंद्रक नहीं होता है। जिनमें केंद्रक नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु। जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये प्रारंभिक जीव कहलाता है। वही दूसरी ओर कुछ कोशा के अंदर केंद्रक होता है, उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे हम लोग मतलब जीवाणु, नीले हरे शैवाल को छोड़ दिया जाए, संसार के जितने भी जीव हैं वो यूकैरियोटिक के केस में आते। अगला देखिए क्या है। अब जो केंद्रक रखने वाले जीव होते हैं वो या तो एक कोश की हो सकते हैं या तो बहुकोश की, अर्थात उनका शरीर एक कोशा से मिलकर बन सकता है या एक से अधिक कोशा से मिलकर बन सकता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलने वाले जीव को हम बहुकोश की जीव कहते हैं। उनका आगे क्या है, बंटवारा है किसके आधार पे, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं, तो उनका अलग समूह हो गया कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको अलग बांट सकते हैं। दूसरे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वो अलग, जैसे जीव जितने भी जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अब उन जीवों को किस आधार पे बांटा गया है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उनको कंकाल के रूप में बांटा। किसी के अंदर अंतः कंकाल होता है, किसी के अंदर बाह्य कंकाल होता है। अंतः कंकाल रखने वाले जीव दो तरह के हो सकते हैं, अस्थि युक्त हो सकते हैं या उपास्थि युक्त हो सकते हैं। और जो बाह्य कंकाल के रूप में जिससे हमारा कान है, हेयर से, गाय भैंस में आपके खूर हैं, सिंग है, ये सब क्या है आपके बाह्य कंकाल हैं। इस तरह हम जीवों को समानताओं के आधार पे बांट सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि दो समान जो जीव हैं जिनके अंदर समानताएं बहुत अधिक हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि उनके अंदर घनिष्ठ संबंध है। यदि समानताएं बहुत अधिक हुई, इससे ये और सिद्ध होता है कि उनके पूर्वज एक ही होंगे, एक समान होंगे। आइए उदाहरण समझते हैं। एक भाई बहन है, ये जो भाई बहन है एक ही माता पिता के संतान हैं, इनके अंदर घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा क्योंकि ये अगली पीढ़ी अर्थात माता पिता से ही जन्म लिए हुए हैं। अर्थात इन दोनों भाई बहनों के जो जनक हैं या पूर्वज हैं एक ही माता पिता हैं, इसीलिए इनके अंदर ज्यादा घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा। अब इनकी तुलना हम करते हैं, ये जो बहन है इनकी तुलना यदि हम करते हैं चचेरे भाई या चचेरे बहन से, तो उनके अंदर समानता कम होगी। मतलब ये भाई है, ये बहन है, इन दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध होगा, समानता बहुत ज्यादा होगी। जब हम लोग इस बहन और चचेरे भाई बहन के बीच में संबंध खोजते हैं तो इनके संबंध के अंदर कम घनिष्ठता होगी क्योंकि ये दो पीढ़ी पहले के समान पूर्वज हैं से बने हुए हैं। अर्थात दो पीढ़ी पहले मतलब दादा दादी इनके समान थे, इसीलिए इनके अंदर समानता कम, घनिष्ठता कम है। जबकि ये दोनों के जो पूर्वज हैं वो अगले ही पीढ़ी के हैं, अर्थात उनके माता पिता ही है, इसलिए इनके अंदर घनिष्ठता बहुत अधिक पाई जाती। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रजातियों के जो समूह है उनका हम वर्गीकरण करेंगे। अर्थात किस आधार पे वो समूह बनाएंगे जिनके अंदर निकट जो पूर्वज हो ज्यादा घनिष्ठ हो, ज्यादा निकट होते हैं या ज्यादा निकटता दर्शाते हैं, समानता दिखाते हैं, उनका एक समूह बनाएंगे। फिर हम इन समूहों को जोड़ जोड़ के बड़ा समूह बनाएंगे। किस आधार पे, कि उनके पूर्वज क्या हो, अपेक्षाकृत अधिक दूर के हों, दूर दूर वाले कैरेक्टर उनको एक जैसे हम डाल सकते हैं। अब हम सैद्धांतिक रूप से ये करेंगे कि जो कड़ियां हैं क्रमिक विकास के दौरान जो कड़ियां उनको यदि आपस में हम जोड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा
जहां एक ही प्रजाति बच जाएगी। जिन प्रजाति से विभिन्न प्रकार के शाखाएं फूटी, उन शाखाओं से विभिन्न तरह के जीव का निर्माण हुआ। जैसे हम इसके पीछे जाते जाए, ये जो आपके क्रमिक विकास के कण है, जब एकदम पीछे जाए तो हम सबसे पहले प्रारंभिक प्रजाति के ऊपर जाएंगे, अर्थात इसी से क्या होंगे, आगे के जो समान लक्षण दिखते हैं उनको अलग समूह रख देंगे, जिसके अंदर समान लक्षण नहीं उनको अलग समूह रख देंगे। इस तरह यह विकास और वर्गीकरण का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।